जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपीएससी टू द पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हमारी पॉलिटी मिनी सीरीज़ प्रोग्राम का पहला एपिसोड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 368 को, और इसको हम बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 368 में देखिए, अगर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है तो बेसिकली हमको ये, अगर हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो हम, चाहे वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया हो चाहे मेंस में पूछा गया हो, आर्टिकल 368 से रिलेटेड, तो हम इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बेसिकली आर्टिकल 368 होता क्या है, कैसे इसका टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ, करंट स्टेटस क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और जो एवोल्यूशन हुआ है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 होता क्या है। आर्टिकल 368 बेसिकली गिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब होता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी है जो भी अमेंडमेंट हैं जो कि हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में फेडरलिज्म की वैल्यूज़, फेडरल स्ट्रक्चर है, और जो एक अदर स्ट्रक्चर, जो अदर टॉपिक है जो फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो जब भी हमें किसी भी हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो कि फेडरल इम्पोर्टेंस रखते हैं और एक दूसरे। तो जो भी ऐसे हमारे गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो कोई भी ऐसे बिल लेकर आती है लोकसभा या राज्यसभा में जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से में चेंज से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी 2, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, और साथ में स्टेट रेटिफिकेशन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये चाहिए होती है। लेकिन जो अदर इश्यूज़ हैं उनमें स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, केवल स्पेशल मेजॉरिटी 2। अब बेसिकली देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी 2 होती क्या है। जो भी कोई हाउस है उसकी में जो स्ट्रेंथ है उसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतनी मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, और ये हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। ये स्पेशल मेजॉरिटी 2 इसको कहा गया है। और स्टेट रेटिफिकेशन ये है कि जैसे हमारी जो स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं विद लेजिस्लेचर, उनमें ये वाला बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और मोर देन 50%। मान के चलिए, जैसे कि हमारे, अगर हम अज्यूम करें कि अगर इंडिया में केवल 10 स्टेट हैं, तो ये बिल 6 स्टेट्स में पास होना चाहिए, और जो कि सिंपल मेजॉरिटी से। और क्योंकि देखिए, इसको ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी स्टेट का सपोर्ट मिलना, और ये इसको इसीलिए और ये दिखाता है कि इंडिया जो फेडरलिज्म की वैल्यूज़ है उनके लिए, उन जो हैं वो सब उसमें मानी गई है। जैसे कुछ हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इन सब में अगर रिलेटेड कोई चेंज लेके आना है तो वो हमें इस वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम, ये हमारा पहला, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, एवोल्यूशन, कि जो आर्टिकल 368 है
वो इवॉल्व कैसे हुआ है। देखिए इसका बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हैं उनसे इसमें एवोल्यूशन हुआ। कैसे? क्योंकि जैसे इसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने और इसमें हम केशवानंदा भारती के इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने देखी बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बर्थ दिया, और इसने जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो उसने स्कोप एक्सपेंड कर दिया जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो ये अब देखिए कैसे रिलेटेड है। जो 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, जो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उन पर रिव्यू कर सके। तो ये एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। तो हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये इसका कंटेक्स्ट है लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट से, जो गवर्नमेंट ने लेके आया था। जैसे कि हमें पता है लैंड स्टेट लिस्ट में आता है, और जो स्टेट हैं उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो 1951 में लेके गए, ये उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि देखिए जो स्टेट्स हैं उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट वो किया, और तो वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951 में लेकर आई, जिसमें 9th शेड्यूल एक्ट किया गया है। और 9th शेड्यूल एक मान के चलो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसमें अगर आप कोई भी एक्ट या कोई भी डाल दोगे तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये इसको इम्यूनिटी एक तरीके से मिल रही थी, तो इन लैंड रिफॉर्म्स लॉज को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। तो फिर लैंड ओनर्स ने क्या किया, उन्होंने इस 9th शेड्यूल को ही चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो इसकी ये 9th शेड्यूल की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट केस है 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया। इसमें बेसिकली क्या, जो लैंड ओनर्स थे वो क्लेम कर रहे थे कि जो कि हमारा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो बोलता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो पूरा खेल खेल गई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 13 में मेंशन है लॉ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कोई लॉ है ही नहीं। तो इस वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जीत गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी सेम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हुई गोलकनाथ से। 1967 गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे इस जगह देखिए बहुत जगह गवर्नमेंट ने यहाँ पे गवर्नमेंट की जीत हुई, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को बैकलैश झेलना पड़ा। फिर उसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इसको हम आर्टिकल 368 के से रिलेटेड पढ़ेंगे कि इसमें क्या आएगा। इसमें केशवानंदा भारती केस ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए जन्म जो बेसिक स्ट्रक्चर जन्म वो केशवानंदा भारती से ही, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड है आर्टिकल 368 से। और बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर एक सीरीज़ है प्रिंसिपल्स की दैट वुड बी आइडेंटिफाई बाय सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये देखिए कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे है, डिपेंड करती है। और यही करंट स्टेटस है।
या मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट चेंज कर सकती है या नहीं, तो आप एकदम ये क्लियरली कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट ना करें। और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म और काफ़ी जो हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें आती हैं। और इसको ये सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करके बताती है कि क्या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब हम इम्प्लीकेशंस, अब देखिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस रही हैं। ये अभी तक लगभग 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुके हैं इंडिया में। जुडिशल रिव्यू का एक एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल है नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्योंकि देखिए जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और उसको कोई, और ये जो वो था गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश थी कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया जाए। तो जैसा कि हमने केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट कोई भी चेंज लेके आ सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन तब तक जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और अब देखते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है जो हुआ है, ये पूरा टाइम के साथ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं, ये है कि ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो बेसिकली देखिए, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द क्रिएशन ऑफ स्टेट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वैल्यू है, जो बेसिक जो प्रिंसिपल, ये वही है कि जो स्टेट है वो लिमिट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे मान के चलिए जो पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट के पास अगर हम अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के होने का मतलब उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का होने का बेसिक पर्पज़ ही ये है कि लिमिटेशन ऑन स्टेट। क्योंकि ये देखिए एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये कोट आप यूज़ कर सकते हो। ये आप कंक्लूज़न में ये अगर कोई भी आप आंसर लिख रहे हो आर्टिकल 368 से रिलेटेड, या फिर जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट के पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट should also respect the democratic mandate duly attained by the government and collective morality in the interest of people must always be respected। इसका बेसिकली ये मतलब है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी जुडिशल एक्टिविज़म की एक जो लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। तो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंट को, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हर काम में दखल देगी तो बेसिकली वो जो लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया है, जो डेमोक्रेटिक मैंडेट दिया है, उसके आगे जा रहा है। तो ये भी गलत है, इसीलिए इनको आपस में एकदम बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और बस आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पर।